बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल लर्निंग यूनिवर्स में बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम SCERT दिल्ली द्वारा सामाजिक विज्ञान जो आपका विषय है, यानी जिसे आप सामाजिक अध्ययन या SST भी बोलते हैं, उससे के कार्यपत्र जो आपको दिए जा रहे हैं, सीखने के प्रतिफल पर आधारित कक्षा 8 के लिए कुछ उन्होंने कार्यपत्रक तैयार किए हैं, जिसमें 10 कार्यपत्रक हैं। इसमें 15 प्रश्न हैं और उन 15 प्रश्नों के सामने 4 विकल्प हैं, बहुविकल्पी प्रश्न हैं जिनका आपको उत्तर देना है। तो इस SCERT द्वारा पूरा तैयार किया गया है। ये आप देख रहे होंगे जो राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद है, उसने तैयार किया, हर विषय के लिए तैयार किया है। तो अभी हम सामाजिक विज्ञान का जो कार्यपत्रक है उसको पढ़ेंगे। ये सभी विद्यालयों को जारी हो गया है लिंक, जहाँ पे बच्चों को, छात्रों को टीचर्स शेयर करेंगे लिंक, या उनको प्रिंट फॉर्म में देंगे ताकि बच्चे इनसे पढ़ के जानकारी जुटा पाएँ, कुछ नया ज्ञान अर्जित कर पाएँ। उसी क्रम में हम आपके सामने सामाजिक अध्ययन के कार्यपत्रक को लेके आए हैं। इसके प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, ये शुरू के पेज हैं जहाँ पे उसके बारे में समझाया गया है किन लोगों ने तैयार किया है। हमारे दिल्ली के ही SCERT के प्रोफेसर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं और टीचर्स हैं। उन्होंने मिल के बहुत अच्छी वर्कशीट्स तैयार की हैं। काफ़ी आपको आगे भी एग्ज़ाम में, आगे भी आपके जो 10-8वीं के बाद भी आप जब आगे जाएंगे तब के लिए आपके लिए बहुत काम करेगा। तो इसको आप ज़रूर देखें। जो अन्य परीक्षाओं की भी तैयारी कर रहे हैं, छोटे लेवल की, वनडे लेवल की जो छात्र हैं, वह भी इसे देख सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज्ञानवर्धक प्रश्न हैं। SSC से रिलेटेड है, इतिहास, भूगोल से रिलेटेड हैं, जिनके बारे में आप अक्सर NCERT की किताबें पढ़ते हैं और वहाँ से आपको प्रश्न आते हैं, तो आप इन प्रश्नों को ले सकते हैं। तो क्या है कि देखिए, बनाया गया कार्यपत्रक है किसके द्वारा? राज्य शैक्षिक अनुसंधान परिषद द्वारा। 15 बहुविकल्पी यानी MCQ टाइप क्वेश्चन है। 10 कार्यपत्रक होंगे। हर प्रश्न के सामने 4 विकल्प होंगे। एक विकल्प को आपको सही मानना है और ऐसे ही आपको करना है। अब हम चलते हैं प्रश्नों की तरफ। आपका जो पहला कार्यपत्रक है वो देखिए आपके सामने आ चुका है, कार्यपत्रक संख्या 1। इसमें कोई डेट नहीं है और ये सामान्य रूप से सभी पूरी क्लास के लिए हैं। आपके जो चैप्टर्स हैं उन पर आधारित हैं। सामान्य निर्देश को पढ़ लेते हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। सही विकल्प के सामने आपको सही का जो ये निशान है वो लगाना है। तो आप समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं प्रश्नों की तरफ। तो आप देखें, आपका पहला प्रश्न क्या है, इसे थोड़ा और बड़ा कर देते हैं। हाँ, तो आपका पहला प्रश्न है कि 1850 के दशक के दौरान विलय की नीति के पीछे ईस्ट इंडिया कंपनी का उद्देश्य था। तो क्या उद्देश्य था? प्रशासनिक विलय, आर्थिक स्वायत्तता का विलय, रियासतों का विलय, राजस्व अधिकार का विलय। तो पहला भी गलत है, ए भी गलत है, बी भी गलत है, डी भी गलत है। आपका जो सी उत्तर है वो एकदम सही है। तो किस सी के सामने आप क्या करेंगे? सही का निशान लगाएंगे। वो रियासतों के विलय का उनका यही उद्देश्य था कि रियासतों का विलय हो जाएगा तो वहाँ के प्रशासनिक, आर्थिक सारी जो अधिकार हैं इनको उनके पास हो जाएंगे। आपका दूसरा प्रश्न की तरफ है, अस्थायी बंदोबस्त निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? शिक्षा से? नहीं। सैन्य व्यवस्था से? बिल्कुल नहीं। प्रशासन से? ये भी नहीं। राजस्व व्यवस्था से? बिल्कुल सही है। आपका जो डी है राजस्व, यानी कि आपको पता है अस्थायी बंदोबस्त में क्या होता था, कर वसूली कैसे लिया जाए, जमींदारी से संबंधित है, किसानों से कैसे कितना कर लिया जाता है, उन सबसे संबंधित है। इसके बारे में डिटेल में अपनी किताबों में पढ़ सकते हैं। यहाँ पे केवल ऑप्शंस हैं, तो ऑप्शंस को देख के हमें सही गलत का निशान लगाना है। तो दूसरे प्रश्न का आपका जो ऑप्शन है वह डी सत्य है। अब चलते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। आपका तीसरा प्रश्न है, 1927 में साइमन कमीशन का बहिष्कार भारतीयों ने क्यों किया? क्यों? इसमें भारत के विभाजन की बात कही गई, इसमें भारतीय प्रतिनिधित्व नहीं था, इसमें किसी भारतीय राजनीतिक दल का प्रतिनिधित्व नहीं था, इसमें कांग्रेस से कोई प्रतिनिधि नहीं था। इसका जो उत्तर होगा वो उत्तर नंबर बी सही है। इसमें भारतीय प्रतिनिधि नहीं था, बाकी जो तीनों हैं वो गलत हैं। चौथे प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से किस में अंग्रेजों द्वारा 1801 में सहायक संधि थोपी गई? तो आपको पता है सहायक संधि। अब देखिए, सहायक संधि 1801 में थोपी गई, तो जाहिर सी बात, अगर आप थोड़ा सा भी पढ़े होंगे, आपका ए जो उत्तर है अवध में थोपी गई थी, यह सही है। झांसी, कानपुर और ग्वालियर गलत उत्तर। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित लेखिकाओं में से किसने स्त्री पुरुष तुलना किताब लिखी थी? तो स्त्री पुरुष तुलना ताराबाई शिंदे, कामिनी राय, गोरापंत, पंडिता रमाबाई। तो पंडिता रमाबाई पता है, स्त्री शिक्षा से संबंधित एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है, उस पर उन्होंने काफ़ी जोर दिया था। आपका जो डी उत्तर है वो सही है। छठे प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सा कृषि आधारित है? तो देखिए, कौन सा कृषि आधारित उद्योग है? लोहा इस्पात? लोहा इस्पात कृषि आधारित होता नहीं है। सूती वस्त्र उद्योग? बिल्कुल सही है। आपको पता है जो सूती वस्त्र है वो कॉटन है, कपास की खेती से होता है, कपास की खेती की जाती है, उससे संबंधित है। बी आपका सही उत्तर है। भवन सामग्री और मत्स्य तेल ये गलत है। खेती करने की निम्नलिखित में से कौन सी अंतिम संक्रिया है?
जुताई, बुआई, निराई, कटाई। तो आप सिंपल सा, ये बहुत ही सामान्य सा उत्तर है। पहले खेत की जुताई होगी, फिर बुआई करते हैं, फिर निराई करते हैं, जब फसल पक जाती है तो उसकी कटाई करते हैं। तो आपका उत्तर डी बहुत सही है, एकदम सही है। 8वां प्रश्न है, विश्व में पटसन का अग्रणी उत्पादक देश है। अब देखिए, पटसन का अग्रणी उत्पादक देश कौन सा है? तो यहाँ पे जो ऑप्शन है उनमें भारत, सी आपका उत्तर सही है। अफगानिस्तान, श्रीलंका, पाकिस्तान गलत आंसर। 8 प्रश्न हो गए। अब 9वां प्रश्न यानी 9वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो 9वां प्रश्न क्या है आपका? निम्नलिखित में से जल प्रदूषण का प्रमुख कारक है। तो जल प्रदूषण का प्रमुख कारक क्या है? कृषि है, उद्योग है, पशुचारण है, बागवानी है। तो निम्नलिखित में आप देखिए, सिंपल सा थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो आपको पता चलेगा जो उद्योग है वहाँ सबसे ज़्यादा जल प्रदूषण होता है। बागवानी से कौन सा जल प्रदूषण होगा? ये गलत हो जाएगा। पशुचारण से बहुत अल्प होता होगा, कृषि से भी बहुत कम होता है, लेकिन उद्योग से सबसे ज़्यादा होता है, प्रमुख कारक है। तो आपका 9 का भी उत्तर सही है। 10वें प्रश्न पर चलते हैं। 10वां प्रश्न है, वन्य जीव अभ्यारण्य का निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख कारक है? कौन सा प्रमुख उद्देश्य है? तो जो आपको पता है, भारत में वन्य जीव अभ्यारण्य बनाए जाते हैं, तो कुछ न कुछ उनका उद्देश्य होगा। प्रश्नों की तरफ चलते हैं, प्रश्न के विकल्प की तरफ। ए, वन्य जीवों को सुरक्षित रखना, प्राकृतिक वनस्पति को सुरक्षित रखना, वन्य जीवों को आवास को सुरक्षित रखना, वन्य जीवों के उपचार की व्यवस्था करना। तो आपका जो 10वां प्रश्न है, वन्य जीव अभ्यारण्य, इनका जो मुख्य उद्देश्य होता है, प्रमुख उद्देश्य होता है वन्य जीवों को सुरक्षित करना। तो आपका ए उत्तर जो है एकदम सही है। ए जो ऑप्शन है, ऑप्शन को सही करिए। अब हम 11वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो 11वां प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? आपको पता है हमारे संविधान में कई प्रकार के अधिकार दिए गए हैं, मौलिक अधिकार हैं, उनमें से क्या है? देखिए, स्वतंत्रता का अधिकार, ये तो सही है। समानता का अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, स्वास्थ्य का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। तो आपका जो डी उत्तर होगा ये सही है। अब प्रश्न नंबर 12 पर आते हैं। निम्नलिखित में से संसद का प्रमुख कार्य कौन सा है? तो संसद का प्रमुख कार्य क्या है? देखिए, कानून का निर्माण करना, गठबंधन का विरोध करना, राज्य सरकारों का नियंत्रण करना, राष्ट्रीय सरकार का चुनाव करना। तो ये सब संसद का कार्य नहीं है। संसद का कार्य है नंबर 1। उत्तर आपका ऑप्शन जो है ए सही। प्रश्न नंबर 13 पर आते हैं। तो चुनाव में काम आने वाली ईवीएम का पूरा नाम क्या है? आपको पता है, आप अक्सर हम ईवीएम की बात सुनते हैं, ईवीएम के बारे में सुनते हैं, ईवीएम मशीन, ईवीएम मशीन। ईवीएम का पूरा नाम क्या है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ए, बी है इलेक्शन वोटिंग मशीन, सी है इलेक्ट्रॉनिक वेंडिंग मशीन, डी है इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन। तो आपका जो 13वां प्रश्न है उसका जो उत्तर है वो है ए, करेक्ट, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। आपका ए जो ऑप्शन है वो सही उत्तर है। 14वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पानी के अधिकार को जीवन का अधिकार माना गया? तो भारतीय, देखिए, जीवन का अधिकार जो है वो अनुच्छेद 21 से संबंधित है। अब जीवन के अधिकार में कई सारे ऐसे अनुच्छेद हैं, ऐसे कुछ अधिकार हैं जिनको शामिल किया गया है। तो जो अनुच्छेद 21 में ही जीवन का अधिकार जो है, पानी के अधिकार को जीवन का अधिकार माना गया है। आपका सी उत्तर सही है। 17, 15 और 14 ये गलत उत्तर है। अब आते हैं 15वें प्रश्न पर। जन सुविधाएं मुहैया कराने की जिम्मेदारी किसकी होती है? तो भैया देखिए, जन सुविधाएं यानी कि आपको स्वास्थ्य की सुविधा, सड़क की सुविधा, पानी की सुविधा, ये जो जनता को सुविधाएं होती हैं ये कौन करवाता है? जनता करवाती है? नहीं, सरकार करवाती है। बिल्कुल सही। तो बी आपका सही उत्तर है। परिवार कराता है, गलत है। समुदाय देता है, ये भी गलत है। तो छात्रों, बी ऑप्शन जो है वो आपका सही उत्तर है। देखा छात्रों, हमने 15 जो क्वेश्चन थे बहुत आसानी से इनके बारे में हमने हल किया है। बहुत ही ज्ञानवर्धक है। आपका जीके इससे काफ़ी इम्प्रूव होगा। आप 8वीं में हैं, मैं 10वीं, 11वीं, 12वीं के जो छात्र हैं या जो सीटेट की अन्य परीक्षाओं की भी तैयारी कर रहे हैं वो भी छात्र इन जो वर्कशीट्स हैं इनमें हैं। प्रश्न पढ़ने से पहले दिशा निर्देश पढ़ लेते हैं। आपके सामने जो 15 प्रश्न होंगे सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। हर प्रश्न के सामने 4 विकल्प होंगे। जो सही दिया गया विकल्प होगा उसके सामने आपको क्या करना है? टिक मारना है। पहले प्रश्न को पढ़ते हैं। 1, 16वीं शताब्दी में कैलिको किसे कहते थे? अब ध्यान से पढ़िए। देखिए, कैलिको आपकी किताब है, आप उसको पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं एक शब्द आएगा कैलिको। पटसन के कपड़े आपका विकल्प ए, विकल्प बी सिल्क के कपड़े, विकल्प सी ऊनी कपड़े, विकल्प डी सूती कपड़े। तो आपका जो उत्तर है वो है डी, यानी कि 16वीं शताब्दी में कैलिको सूती कपड़े को कहा जाता था। प्रश्न नंबर 2 पर आते हैं। आदिवासी दीकू शब्द किसके लिए इस्तेमाल करते थे? आदिवासी लोग जो है दीकू शब्द का इस्तेमाल करते थे। किसके लिए करते थे? रीति रिवाजों के लिए,
कुटुंब के लोगों के लिए, बाहरी लोगों के लिए, आजीविका के लिए। आपका जो सी उत्तर है, कार्यप्रत्यक दूसरे का जो सी उत्तर है वह एकदम सही है। तो आदिवासी लोग बाहरी लोगों के लिए धिक्कू शब्द का प्रयोग करते थे। अब तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस योजना के अंतर्गत अंग्रेजों ने बम्बई और मद्रास में विश्वविद्यालय की स्थापना की? देखिए, बम्बई और मद्रास में विश्वविद्यालय की स्थापना किस योजना के तहत की गई? वुड डिस्पैच, हंटर आयोग, मैकाले शिक्षा प्रणाली, 1813 का आज्ञा पत्र। तो वुड डिस्पैच आपके तीसरा जो उत्तर है उसका ए जो ऑप्शन है वह सही है, इसे आप टिक करेंगे। अब अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना में सबसे ज़्यादा जोर किस पर दिया गया? दूसरी पंचवर्षीय योजना याद रखिए, तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में सबसे ज़्यादा जो जोर दिया गया भारी उद्योगों पर, यह उत्तर सही है, बाकी आपके गलत ऑप्शन है। पांचवा प्रश्न है कि गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस क्यों लिया? जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण, ये जो उत्तर है, चौराचार्य की हिंसक घटना के कारण, ब्रिटिश सरकार के दबाव के कारण, बंगाल विभाजन की घटना के कारण। ध्यान से पढ़िए, आपका जो उत्तर बी है, चौराचौरा की घटना। उत्तर प्रदेश में गोरखपुर का एक जिला था उस समय, वहाँ पर चौराचौरी की हिंसक घटना हो गई थी। तो आपको पता है गांधी जी हिंसा में विश्वास नहीं करते थे, इसी कारण से उनको लगा कि आंदोलन हिंसक हो रहा है, तो उन्होंने क्या किया, आंदोलन को वापस लेने की घोषणा की। तो आपका भी उत्तर सही है। छठे प्रश्न पर चलते हैं। प्राकृतिक वनस्पति के संरक्षण के लिए सर्वोत्तम उपाय कौन सा है? अभ्यारण्य बनाना, बाड़बंदी करना, राष्ट्रीय उद्यान बनाना, अधिकतम वृक्षारोपण करना। तो आपका जो सी उत्तर है, सी ऑप्शन है सॉरी, ये सही एकदम सही उत्तर है। तो सी को आप सही मानेंगे, ए, बी और डी आपके गलत उत्तर हैं। तो आपके 6 प्रश्न हो गए। 7वें प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कर्तन एवं दहन कृषि कहलाती है? गहन कृषि नहीं, वाणिज्य कृषि नहीं, मिश्रित कृषि नहीं, सी। 7वें का सी ऑप्शन एकदम सही है, उसे आप टिक करेंगे। अब 8वां प्रश्न है, धात्विक खनिज निम्नलिखित में से मुख्यतः किस प्रकार की शैलों में पाए जाते हैं? तो जो धात्विक खनिज, यानी आपको पता है धातु को धात पढ़े होंगे, आपने खनिज पढ़ा है, संसाधन को जब पढ़ रहे थे तो उस चैप्टर में आपने पढ़ा होगा, खनिज पढ़े होंगे। तो जो धात्विक खनिज है वह किस प्रकार के शैलों में पाए जाते हैं? अवसादी शैलों में गलत है, कायांतरित में गलत है, आग्नेय में गलत है। आग्नेय और कायांतरित दोनों में पाए जाते हैं। आपका जो डी उत्तर है वह बिल्कुल डी ऑप्शन है और बिल्कुल सही है। 9वें प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अजैव संसाधन है? अजैव यानी जिसमें जैव नहीं उगाए जाते। पौधे देख पता है, सांस लेते हैं, जंतु भी, पशु भी, मृदा अजैव संसाधन है। तो 9वें का प्रश्न का आपका उत्तर डी जो है ये सही ऑप्शन जो है। उत्प्रवास का एक प्रभाव है। आपने प्रवास पढ़ा है, उत्प्रवास पढ़ा है। उत्प्रवास का प्रभाव क्या है? जनसंख्या की कमी, जनसंख्या की अधिकता, रोजगार की कमी, रोजगार के अवसर। 4 ऑप्शन है। तो 10वां का जो है आप प्रश्न है उसका जो ए ऑप्शन है, जनसंख्या की कमी जो है ये सही प्रभाव है। 11वें प्रश्न पर चलते हैं। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से मजदूरी कराने से किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है? संवैधानिक उपचार का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार और समानता का अधिकार। अब इसे देख लेते हैं। संवैधानिक उपचारों का अधिकार यह संबंधित है नहीं, धार्मिक स्वतंत्रता का भी इससे संबंधित है नहीं, समानता का अधिकार भी इससे संबंधित नहीं है। आपका जो सी उत्तर है वह एकदम सही है। शोषण के विरुद्ध का जो अधिकार है वह संबंधित है, उनका उल्लंघन इससे होता है। 12वां प्रश्न है। राज्यसभा के सदस्य किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? पूरे राष्ट्र का, सभी राज्यों का, अपने संबंधित राज्य का, अपने निर्वाचन क्षेत्र का। देखिए, राज्यसभा के सदस्य राज्यों से चुन के आते हैं। कुछ हर राज्य होते हैं तो हर राज्य के लिए राज्यसभा में कुछ सीट अलॉट होती है, वहाँ से ही राज्यसभा के सदस्य चुनकर आते हैं। तो जो राज्यसभा के सदस्य चुनकर आते हैं, जिस राज्य से चुन के आते हैं उसका प्रतिनिधित्व करते हैं, यानी अपने संबंधित राज्य का। आप क्या करेंगे? सी जो ऑप्शन है वह सही है, बाकी जो है गलत। संसद द्वारा घरेलू हिंसा से में महिला संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? तो संसद ने घरेलू हिंसा से महिलाओं को संरक्षण देने के लिए अधिनियम लागू किया था, तो यह कब लागू हुआ? तो 2005। उत्तर आपका ए बिल्कुल सही है, आप इसे टिक मारेंगे। अब प्रश्न नंबर 14 पर आते हैं। मौलिक अधिकार को संरक्षण देने
में निम्नलिखित में से किसकी अहम भूमिका है? देखिए, तो जो मौलिक अधिकार हैं उनका संरक्षण कौन देता है? उनका जो है न्यायपालिका। बिल्कुल सही उत्तर है। आप भी जो ऑप्शन है यही सही है, ए, सी और डी गलत। 15वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। चेन्नई के गांवों में भूमिजल स्तर के गिरने का प्रमुख कारण कौन सा है? आपको पता है छात्रों, आजकल जल की समस्या बहुत ज़्यादा हो रही पानी की, और कई ऐसे देश हैं भारत में, कई ऐसे राज्य हैं, शहर हैं जहां पर पानी का जो भूमिजल स्तर है बहुत नीचे चला गया है। जैसे बंगलोर है, चेन्नई है, ये सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं। तो यहाँ मुख्य कारण क्या है? निजी कंपनियों द्वारा पानी निकालना, किसानों द्वारा कृषि जल का अधिक उपयोग, चेन्नई शहर में अधिक जल का उपयोग, बहुत कम वर्षा। जो 15वां प्रश्न है उसमें आपने 4 ऑप्शन पढ़े और इसका जो ए ऑप्शन है ये सबसे सही विकल्प है कि निजी कंपनियों द्वारा पानी निकालना। अब निजी कंपनियां बहुत ज़्यादा पानी का दोहन कर चुकी हैं, तो जो भूमि जल स्तर है वह बहुत तेज़ी से नीचे चला गया है। तो छात्रों, आपके सामने हमने ये जो 15 प्रश्न थे बहुविकल्पी, जो आपकी किताब से जो चैप्टर्स हैं उनसे लिए गए थे, बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न बनाए गए हैं। जीके के जो भी एग्जाम है, सीटेट हैं, जीके हैं, वनडे एग्जाम, उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ध्यानपूर्वक पढ़िए और सही विकल्प के सामने सही का निशान लगाइए। अब कहानी शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से किस कालखंड को भारतीय इतिहासकार औपनिवेशिक युग कहते हैं? तो जाहिर सी बात है, प्राचीन को नहीं कहते, मध्यकाल को परावर्तक, आधुनिक जो काल है, आधुनिक काल का जो इतिहास है मुगल साम्राज्य के बाद आधुनिक काल शुरू होता है और वही जो औपनिवेशिक युग कहलाता है। 200 साल का जो अंग्रेजों का शासन था औपनिवेशिक काल कहलाता है। और औपनिवेशिक काल में नील की मांग सबसे ज़्यादा किस महाद्वीप में बढ़ी? तो सबसे ज़्यादा जो है ये यूरोप महाद्वीप, क्योंकि यूरोप में नील की सबसे ज़्यादा मांग थी, इसीलिए यूरोपीय जो ब्रिटिशर्स थे भारत में नील की खेती कराते थे, बहुत ज़्यादा शोषण करते थे। और आपने पता होगा नील विद्रोह एक बहुत फेमस आपके इतिहास में विद्रोह है। महात्मा गांधी ने ही 3 कठिया प्रथा के जो प्रणाली थी इसके खिलाफ भी बिहार में आंदोलन चला था। ये सब आप अपनी किताबों में पढ़ेंगे, उस पर हम थोड़ा बहुत बस जानकारी दे रहे हैं। तीसरा है, मुंडा समुदाय के लोगों ने के लिए स्वर्ण युग का अर्थ क्या था? तो जो मुंडा समुदाय के लोग हैं उनके लिए स्वर्ण युग था गौरवपूर्ण अतीत का पुनर्जीवन, वही उनके लिए स्वर्ण युग का अर्थ था। तो आपका भी उत्तर सही है। चौथा प्रश्न है, 1854 ईस्वी में वुड डिस्पैच ने भारत में यूरोपीय शिक्षा का व्यवहारिक लाभ क्या बताया? तो व्यवहारिक लाभ उन्होंने क्या बताया? ब्रिटिश वस्तु की मांग का बढ़ाना, भारतीयों को उच्च पदों की प्राप्ति, स्थानीय भाषाओं का प्रचार करना, भारतीय वाणिज्य का विकास। तो व्यावहारिक लाभ उन्होंने बताया था, उत्तर ए सही है, ब्रिटिश वस्तु की मांग का बढ़ना, ये व्यावहारिक लाभ। 5वां प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से किन मामलों को केंद्र सूची में रखा गया है? रक्षा और विदेश, वन और कृषि, शिक्षा एवं स्वास्थ्य, मताधिकार एवं भाषा। केंद्र सूची आपको पता है हमारे संविधान में कुछ सूचियां हैं, तो इसमें जो रक्षा और विदेश ये केंद्रीय सूची के विषय हैं, इस पर केंद्र सरकार ही केवल कानून बना सकती है। छठे प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सा वन आधारित है? वनस्पति तेल, खनिज तेल, औषधि रसायन, मत्स्य तेल निर्माण। आपका जो छठा प्रश्न है उसका जो उत्तर होगा वन में औषधियाँ, औषधि रसायन यानी सी जो होगा ये आपका सही उत्तर है। 7वां प्रश्न है कि भारत में पटसन का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा है? पटसन पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, असम, डी कर्नाटक। तो आपका जो उत्तर होगा वो पश्चिम बंगाल, सबसे ज़्यादा पटसन, जूट ये सब यहीं उत्पन्न होते हैं। ए उत्तर आपका सही है, ए विकल्प आपका सही है। 8वां स्तंभ ए का मिलान स्तंभ बी से कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। देखिए, वैदिक फार्म यानी जिसे वेदिका कृषि बोलते हैं, समोच्च रेखीय जुताई, रक्षक मेखला, हाँ 3 ही है, नहीं 4 है। इस पूरे प्रश्न को ऐसे देखते हैं तब आपको समझ में आएगा। अब मिलान कर लेते हैं इनको, आपने देख लिया। अब वैदिक फार्म जो होता है, वेदिका कृषि तीव्र ढाल वाले स्थानों पर की जाती है। तो पहले का एक है समोच्च रेखी जो पहाड़ी ढाल होते हैं, और रक्षक मेखलाएं जो शुष्क प्रदेश होते हैं वहाँ पे तैयार की जाती हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे जो बी उत्तर है आपका, बी ऑप्शन है, वहाँ पे ये आपका सही उत्तर हो जाएगा।
9वें प्रश्न पर आते हैं, मानव निर्मित संसाधन से संबंधित सभी विकल्प का चयन कीजिए। तो मानव निर्मित संसाधन क्या है? पुल मानव निर्मित है। तो बी आपका 9th का बी उत्तर आपका बिल्कुल सही है। 10वां प्रश्न पर चलते हैं, जल की मांग को पूरा करने का एक प्रमुख उपाय निम्नलिखित में से कौन सा है? जल का सीमित उपयोग, जल का कम से कम उपयोग, जल का पुनर्चक्रण। उनकी मांग को पूरा करने का एक प्रमुख उपयोग ये है कि हम जल का क्या करें? पुनर्चक्रण करते रहें। तो सी आपका सही उत्तर है। न्यायालयों की व्यवस्था को कहा जाता है न्यायपालिका। आपका ए उत्तर सही है। कार्यपालिका नहीं, नगरपालिका नहीं, विधायिका नहीं। 12वां प्रश्न है, राजस्थान में तेलुगु माध्यम का स्कूल खोलने की किसी जनसमूह की अनुमति नहीं दिए जाने पर उनके किस मौलिक अधिकार का हनन होता है? अब देखिए, शिक्षा जो है और भाषा, संस्कृति, ये सब जो हैं ये सांस्कृतिक और शैक्षिक जो अधिकार होते हैं इनके अंतर्गत मौलिक अधिकार आते हैं। तो आपका बी उत्तर जो है सही होगा। 13वां प्रश्न है, लोकसभा में किस राज्य के सांसदों की संख्या सबसे अधिक है? तो आपको पता है लोकसभा में उत्तर प्रदेश से सबसे ज़्यादा 80 सीटें हैं। तो यूपी 13 का आपका सी उत्तर बिल्कुल सही है। प्रश्न 14 पर आते हैं, खनन और खनन परियोजनाओं के कारण विस्थापित होने वालों में सबसे अधिक संख्या किस समुदाय की है? अनुसूचित समुदाय की, ग्रामीण समुदाय की, आदिवासी समुदाय की, अल्पसंख्यक समुदाय की। तो 14 का आपको पता है सबसे ज़्यादा आदिवासी जंगलों में रहते हैं। तो आदिवासी समुदाय सबसे ज़्यादा क्या होता है? विस्थापित होता है। तो आपका डी उत्तर सही है। 15वां प्रश्न है, निम्नलिखित आरेख में रिक्त स्थान को भरने के लिए दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कीजिए। अब देखिए, आपके सामने सर्वोच्च न्यायालय है। यह भारत की जो न्यायिक प्रणाली है उसका एक आरेख है। निचली अदालतें होती हैं। उसके बाद आपके जो होते हैं आपका जो उच्च न्यायालय आएगा। उच्च न्यायालय आपका सी उत्तर बिल्कुल सही होगा। और इसे कर लीजिए। आपके 15 प्रश्न, आपकी जो वर्कशीट संख्या 3 थी तो समाप्त हुई करके इसे आप अपने लॉर्ड हेस्टिंग की सर्वोच्चता की नीति द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी से क्या साबित करना चाहती थी? तो पहले का आपका विकल्प है सर्वोच्च व्यापार की सर्वोच्चता, सत्ता की सर्वोच्चता, न्यायिक सर्वोच्चता, अधिग्रहण की सर्वोच्चता। तो बी उत्तर सही है, आप इसे सही मानें। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित गवर्नर जनरल में से किसने बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया? तो अस्थायी बंदोबस्त बंगाल में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया था। सी उत्तर आपका सही होगा। तीसरे प्रश्न पर आते हैं, औपनिवेशिक काल में मलमल का प्रमुख केंद्र था। तो मलमल का प्रमुख केंद्र कलकत्ता, ढाका, भोपाल, बम्बई, कलकत्ता हुआ करता था। ए आपका सही उत्तर है। सही विकल्प आपका ए है। अगला प्रश्न है, स्तंभ ए का मिलान स्तंभ बी में कीजिए और सही विकल्प का चयन करना है। तो देखिए, आपके सामने झांसी, कानपुर, लखनऊ, आगरा ये केंद्र दिए गए हैं। और यहाँ पे 1857 का जो विद्रोह हुआ था तो वहाँ पे किसने नेतृत्व किया था उससे संबंधित है। तो झांसी का लक्ष्मीबाई, कानपुर नाना साहब, लखनऊ हजरत महल, आरा का कुंवर सिंह, जगदीशपुर आरा वहाँ पे कुंवर सिंह ने किया था। तो इसे मिलान कर लीजिए। अब देखिए, ए का 3 है। ए का 3 कहाँ पे आपको दिख रहा है? आपको सी में ए का 3 दिख रहा है। यहाँ पे ए का 1 है, गलत है। ए का 4 है, गलत है। तो आपका सी उत्तर सही है। 5वें प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के नरमपंथी नेता थे? तो देखिए, दादा भाई नौरोजी नरमपंथी नेता थे। आपका बी उत्तर सही होगा। लाल बाल पाल ये गर्मपंथ के जो गर्मपंथी नेता थे, गर्म दल के नेता थे, ये माना जाता था। तो बी उत्तर आपका सही है। 5 प्रश्न हो गया। छठे प्रश्न को देखते हैं, निम्नलिखित उद्योगों में से किसका उत्पादन अन्य उद्योगों को पोषित करता है? तो देखिए, किस का उत्पादन? चीनी का, वस्त्र का, सूचना प्रौद्योगिकी का, लोहा और इस्पात का। तो आपका जो छठा प्रश्न है उसका डी यानी लोहा और इस्पात अन्य उद्योगों को पोषित करता है। यानी आपको पता है कि जो भी उद्योग लगेंगे वहाँ पे लोहे और इस्पात का उपयोग होता है। तो डी सही है। 7वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका संबंध सुनहरे रेशे से है? तो पटसन, रेशम, कपास और ऊन। 7वें प्रश्न का आपका जो उत्तर होगा वह पटसन, ए सही है। 8वें प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित महाद्वीपों में से किसमें सबसे अधिक जनसंख्या है?
तो देखिए सबसे अधिक जनसंख्या अफ्रीका नहीं, एशिया हाँ, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप। एशिया महाद्वीप में सबसे बड़ी जनसंख्या है, क्योंकि एशिया महाद्वीप में आप देखेंगे दुनिया के सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाले देश चीन है, भारत है, और बांग्लादेश में जो जनघनत्व बहुत ज़्यादा है, तो एशिया सबसे जनसंख्या वाला महाद्वीप है। 9वां है दावानल का निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रभाव है। दावानल यानी जो जंगलों में आग लगती है, वन्य जीवों के आवास का नष्ट होना, वन्य जीवों का पलायन कर जाना, दावानल के स्थान पर वनस्पति का कभी ना उगना, परितंत्र का अप्रभावित रहना। तो वन्य जीवों का आवास नष्ट हो जाना एक उसका प्रभाव। 10वां प्रश्न है आध्यात्मिक खनिज निम्नलिखित में से मुख्यतः किस प्रकार की शैल में पाए जाते हैं। बात कर रहे हैं आध्यात्मिक खनिज की। प्रश्न नंबर 10, इसके ऑप्शन हम पढ़ लेते हैं। अवसादी, आग्नेय, कायांतरित। डी है अवसादी और कायांतरित। तो जो आपका 10वां है इसमें जो उत्तर है ए, अवसादी जो चट्टानें होती हैं उसमें आध्यात्मिक खनिज इन्हीं शैलों में पाए जाते हैं। प्रश्न 11 पर आते हैं। संघवाद का अर्थ है। संघवाद देश में एक से अधिक स्तर की सरकार का होना, देश में एक स्तर की सरकार का होना, संसदीय सरकार और अध्यात्मात्मक सरकार। तो आपका 11 जो प्रश्न है उसका ए उत्तर सही है, यानी अधिक स्तर पे संघवाद यही होता है जैसे केंद्र सरकारें और राज्य में राज्य सरकार, तो एक से अधिक स्तर पर सरकारें होती हैं। 12वां है निम्नलिखित वाहनों में से कौन सा सार्वजनिक परिवहन का साधन है। सार्वजनिक परिवहन का स्कूटर, कार, मोटरसाइकिल, बस। तो जो 12वें में आपका जो डी उत्तर है बस, ये सार्वजनिक परिवहन का एक साधन है, बाकी तो व्यक्तिगत रूप से ही साधन होते हैं। 13 निम्नलिखित में से कौन सा भोजन खाद्य सुरक्षा अधिनियम में शामिल नहीं है। तो आपने खाद्य सुरक्षा अधिनियम के बारे में पढ़ा है, तो खाद्य सुरक्षा अधिनियम में क्या शामिल नहीं है। प्रत्येक इंसान को रोटी मिले, सही है। कोई भूखा ना सोए, सही है। किसी को भी भूख से मृत्यु ना हो। डी जो है अधिक अन्न उत्पादन करना, ये खाद्य सुरक्षा अधिनियम में शामिल नहीं। 14वां प्रश्न है लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया कौन होता है। तो प्रधानमंत्री। सत्ताधारी दल का मुखिया को हम प्रधानमंत्री कहते हैं। 15 निम्नलिखित में से कौन कानून बनाता है। विधि मंत्रालय। देखिए संसद बनाती है, विधि मंत्रालय, प्रधानमंत्री और सर्वोच्च न्यायालय। तो आपकी जो संसद है, संसद में ही हमारी कानून बनता है। आपको पता है संसद के 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। कानून यहीं बनते हैं। लोकसभा में मान लीजिए बिल पास हुआ, यहाँ से पास होकर राज्यसभा में पास होगा, फिर राष्ट्रपति के पास जाएगा, या राज्यसभा में अगर कानून बिल आया है तो यहाँ से जाएगा लोकसभा में, लोकसभा के पास राष्ट्रपति साइन कर देंगे, वो कानून बन जाता है। तो छात्रों आपके 8वीं क्लास की ये जो वर्कशीट थी पूरी, वर्कशीट नंबर 4, ए हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। दूसरा विकल्प है प्राचीन, मध्य और आधुनिक। सी है प्राचीन, मुगल और औपनिवेशिक। डी है मौर्य, मुगल और ब्रिटिश। तो इसका जो सही विकल्प है, सही उत्तर है ए, यानी हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। दूसरा प्रश्न, किस मुगल सम्राट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बिना शुल्क चुकाए व्यापार करने का फरमान जारी किया था। अब देखिए अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो उस सबसे ज़्यादा उसका व्यापार शुरू हुआ था सबसे लास्ट में, तो हुमायूं था नहीं, शाहजहां, अकबर का, औरंगजेब। ये डी वाला जो है सही विकल्प है। तीसरा, मुंडा आदिवासी समाज के लोग मुख्यतः किस राज्य से संबंधित थे। तो आपको पता है मुंडा आदिवासी थे, मुंडा विद्रोह था, और ये किस राज्य से संबंधित है। तो भारत में एक राज्य है झारखंड, वहाँ से संबंधित है। चौथा प्रश्न है लक्ष्मीबाई कहाँ की शासक थी। तो लक्ष्मीबाई कहाँ की थी। अवध, कानपुर, झांसी, लखनऊ। झांसी की थी, तो इसका सी उत्तर है। 5वां प्रश्न देखिए 1909 में मुस्लिम लीग ने पृथक निर्वाचिका की मांग का अर्थ क्या था। किताब में पढ़ा होगा आपने, आपकी किताब में है जो 1909 का अधिनियम। तो मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचिका का मांग का अर्थ था तो मुसलमानों के लिए अलग राज्य, परिषदों में मुसलमानों के लिए आरक्षण,
सरकारी नौकरियों में मुसलमानों के लिए आरक्षण, मुसलमानों के लिए अलग से शिक्षण संस्थाओं की स्थापना। तो इसका अर्थ जो होगा बी उत्तर सही है। मुसलमानों परिषद में मुसलमानों के लिए आरक्षण, यानी पृथक निर्वाचित का मतलब मुसलमानों के लिए आरक्षण होगा, यानी कुछ सीट जिस पे केवल मुसलमान ही क्या करेंगे, नियुक्त हो पाएंगे, वही चुनाव लड़ पाएंगे, इसकी मांग उन्होंने की थी। अब प्रश्न 6 पर आते हैं। छठा प्रश्न है, एक भारतीय नागरिक प्रतिदिन जल का सबसे कम उपयोग निम्नलिखित में से किस काम में करता है? पीने में, खाना बनाने में, नहाने में, कपड़े धोने में। देखिए भाई साहब, सबसे कम कपड़ा धोने में ज़्यादा पानी लगेगा, नहाने में भी लगेगा, पीने और खाना बनाने में ही कम लगेगा। अब दोनों में टिक मारना है आपको। अनुमान लगाइए कि सबसे कम किस में लगता है, तो पीने में। पीने में पानी में हम लगभग बहुत कम यूज करते हैं, तो कुछ लोग 3 लीटर करते हैं, 2.5 लीटर करते हैं, जितना भी कर पाते हों, तो सबसे कम हम पीने में करते हैं। 7वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत में गेहूं किस ऋतु में उगाया जाता है? देखिए, गेहूं किस ऋतु में उगाया जाता है? गर्मी में उगाया जाता है, शीत में उगाया जाता है, हेमंत में, वर्षा में। तो गेहूं शीत ऋतु में उगाया जाता है। आप देखेंगे कि अभी जैसे ठंडी शुरू हो रही है, तो अब जैसे गेहूं धीरे धीरे अक्टूबर नवंबर में गेहूं की बुआई होती है और मार्च अप्रैल तक जाते जाते ये काट दिया जाता है। 8वां प्रश्न है, नवीकरणीय संसाधनों की निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता है? इन्हें पुनः पूरित होने में हजारों वर्ष लग जाते हैं, ये शीघ्रता से पुनः पूरित हो जाते हैं, इनका भंडारण सीमित है, ये स्थानिक होते हैं। तो 8वें का जो बी उत्तर होगा, यानी कि ये शीघ्रता से पुनः पूरित, यानी रिसाइकिल। पुनः पूरित का मतलब रिसाइकिल हो जाते हैं, जो नवीकरणीय जो संसाधन है। तो ये जो है रिसाइकिल मतलब इनका दोबारा से हम उपयोग कर लेते हैं और ये जल्दी से हो जाते हैं। इसी कारण से ज़्यादातर आज के जो हमारी सरकार है या लोग हैं, वो ऐसे पदार्थों का, ऐसी चीज़ों का उपयोग करते हैं जो जल्दी से आसानी से पुनः पूरित हो जाए, रिसाइकिल हो जाए, ताकि प्रदूषण कम फैले, उनका उपयोग कम हो। 9 पर आते हैं। प्रश्न संख्या 9, जनसंख्या में परिवर्तन के लिए उत्तरदायी कारक क्या हैं? केवल जन्म दर, केवल मृत्यु दर, जन्म दर मृत्यु दर दोनों, जन्म दर मृत्यु दर और प्रवास। तो आपका जो 9वां प्रश्न है उसमें ये जो डी है, जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास, ये तीनों जनसंख्या में परिवर्तन के लिए उत्तरदायी हैं। प्रवास मतलब आना, कहीं से बाहर आना जाना अपने आवास के लिए। 10वां है, निम्नलिखित में से सही जोड़े का चयन कीजिए। आपको सही जोड़े को क्या करना है, चयन करना है। तो गहन कृषि छोटे छोटे भूखंडों पर की जाती है, स्थानांतरित कृषि विस्तृत कृषि क्षेत्रों पर की जाती है, वाणिज्यिक कृषि सघन क्षेत्रों में की जाती है, आदिम निर्वाह कृषि विस्तृत मैदानों में की जाती है। तो क्या करना, सही जोड़े का चयन करना है। तो आपका ए ही जो है वही सही जोड़ा है, ए उत्तर आपका सही है। गहन कृषि छोटे भूखंडों पर की जाती है। 11वां प्रश्न है, सरकार द्वारा सशस्त्र बलों में कार्यरत किसी अधिकारी को महिला होने के कारण पदोन्नति न देने से उसके किस अधिकार का हनन होता है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार और डी शोषण के विरुद्ध का अधिकार। तो अब देखिए, यहाँ पर उस महिला से भेदभाव किस प्रकार हो रहा है, क्योंकि वो महिला है, यानी पुरुष के समान उसे नहीं माना जा रहा है। तो यहाँ पर उसको समानता का जो अधिकार है, यानी सी वाला जो है, यही सही उत्तर है। तो इसका सी ऑप्शन सही है। प्रश्न 12 पर आते हैं। संसदीय शासन पद्धति में चुना हुआ प्रतिनिधि किसके प्रति जवाबदेह होता है? तो जिसको चुना हुआ प्रतिनिधि होता है, जैसे हमारे यहाँ है, तो किसके प्रति होगा? जनता के प्रति होता है, क्योंकि जनता चुनती है तो वो जनता के प्रति ही जवाबदेह होता है। अन्यथा अगली बार क्या करेगी? अगर वो नहीं उनकी बात मानेगा, उनके प्रति जवाबदेह नहीं रहेगा, तो अगली बार बदल देगी। 13वां प्रश्न है, सरकार के अंगों की पहचान कीजिए। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधानसभा, जिला पंचायत, ग्राम पंचायत, राज्य केंद्र पंचायत, और ये आपका हो गया कि पंचायत, नगर निगम और नगर परिषद। तो डी आपका जो 13वां प्रश्न है, इसमें सरकार के 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो ए जो विकल्प है वही आपका सही उत्तर है। 14वें प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसका उल्लेख एफआईआर में आमतौर पर नहीं किया जाता है? घटना की तारीख, घटना के स्थान, घटना का समय, घटना के पूर्व की घटना। तो आप जो देखेंगे कि ये सब पहले का किया जाता है, सी का, डी का। घटना के पूर्व की घटना का एफआईआर में वर्णन नहीं किया जाता है। 15वां प्रश्न है, स्तंभ 1 और स्तंभ बी का आपको मिलान करना है। देखिए, एफआईआर
PIL मिड डे मील मोबाइल। अब देखिए इनका किससे संबंध है, देखिए FIR का संबंध है अपराध से, PIL न्यायालय में लगाई जाती है, मिड डे मील विद्यालय में मिलता है बच्चों के लिए, और मोबाइल संचार यानी फ़ोन का दूरसंचार का साधन है। तो ये हमने इनको क्या किया, आपको मिला दिया। और नीचे आपका विकल्प होगा तो इन्हीं विकल्पों से आप क्या करेंगे, कौन सा सही है आप देख लेंगे। अब देखिए आप में जो उत्तर आपका है वो ए वाला ही सही है। पहले का दूसरा, पहले का दूसरा, दूसरे का तीसरा, दूसरे का तीसरा, तीसरे का चौथा और चौथे का पहला। तो यही आपका सही विकल्प है। तो छात्रों आपकी ये 5वीं कार्यपत्रक जो कि बहुविकल्पी टाइप थी यही समाप्त होती है। अभी अगला हम व्यापारिक और न्यायिक, तो पता है दीवानी राजस्व क्षेत्र में, ए वो का सही उत्तर होगा। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में अंग्रेजों ने 1651 ईस्वी में इंग्लिश फैक्ट्री स्थापित की। इंग्लिश फैक्ट्री की स्थापना 1651 में कहाँ पर किया था। ऑप्शन है महाराष्ट्र है, उड़ीसा है, बंगाल है, मद्रास है। तो आपका उत्तर होगा सी बंगाल। छात्रों ये केवल आपको अपने एग्ज़ाम तक ही पूरी वर्कशीट को न से मतलब ये मान के चलिएगा कि एग्ज़ाम तक ही आपके लाभ आएंगे या केवल क्लास तक ही आपके 8वीं तक ही आएगी। ये जो जीके के प्रश्न हैं, सामान्य ज्ञान के प्रश्न हैं, ये आपकी आगे भी जैसे आप जब बढ़ोगे आगे जाओगे 10वीं पास करोगे 12वीं पास करोगे, वहाँ के बाद आप बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देंगे या कहीं भी जाएंगे, तो ये जो सामान्य नॉलेज है ये आपके बहुत काम देता है, आगे बढ़ने में बहुत मदद करता है। तो अगर आप 8वीं के छात्र नहीं भी हैं तो भी ऐसे लोगों को भी शेयर कर सकते हैं जो 8वीं के नहीं है, 10वीं में पढ़ रहे हैं, या जो आप गांव में हैं या आपके माता पिता हैं, उनको भी ये सब चीज़ें पता चल सकती हैं। ये सामान्य ज्ञान की चीज़ें हैं जो हर भारतीय को पता होनी चाहिए। भारत में पहली सूती कपड़ा मिल कहाँ स्थापित की गई। सूरत, कलकत्ता, बम्बई और लखनऊ। तो देखिए इसका सही उत्तर है बम्बई में। पहली सूती कपड़ा मिल कहाँ स्थापित की गई, बम्बई में। कई बार यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, कई सारे करंट अफेयर जीके के जो एसएससी के, बैंकिंग के या और जो आपकी कंपटीशंस होते हैं आप लोग भी जाते होंगे, देखते होंगे, कई सारे ओलंपियाड होते हैं, जीके का होता है, मैथ का होता है, और या आपके जो खुद विद्यालयों में जो कंपटीशन होते हैं, तो उन सब में ऐसे प्रश्न कई बार आते हैं और पूछे जाते हैं। चौथा प्रश्न है, 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गांधी जी ने कौन सा दमनकारी कानून तोड़ा। तो पता है 1930 में नमक कानून। तो बी आपका उत्तर सही है, हमने आपने पढ़ा है। बाकी जो क्या बोलते हैं 3 ऑप्शन है ए, सी और डी वो गलत है। 5वां है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो प्रारूप पता है भारत का संविधान बना था तो संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लेकिन प्रारूप समिति एक थी, उसके अध्यक्ष कौन थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं, वल्लभ भाई पटेल नहीं, गांधी जी नहीं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर डी। इसके साथ ये भी जान लीजिए गांधी जी संविधान सभा के सदस्य भी नहीं थे। कई बार हम गांधी जी को स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत बड़ा इनका योगदान रहा है, ये काफ़ी लंबे तक इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन को प्रभावित किया है, करोड़ों लोगों को स्वतंत्रता आंदोलन में अंग्रेज़ों के खिलाफ इन्होंने लड़ाई के लिए तैयार किया था। लेकिन ये राजनीति में जो जिसमें इलेक्शन लड़ना होता है या सरकार का हिस्सा होना होता है, संसद सदस्य का हिस्सा, तो गांधी जी इस तरह के जो एक्टिव पॉलिटिक्स थे उसमें कभी नहीं आए, वो सरकार का हिस्सा कभी नहीं बने और कभी भी वो संविधान सभा के भी सदस्य नहीं रहे। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। और भी कहीं इस तरह का अगर प्रश्न आता है तो उससे आपको ये जो चीज़ है इसे ऑप्शन को पहले ही हटा दीजिएगा। छठा प्रश्न है, निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा सर्वाधिक जनघनत्व वाला है। दक्षिण मध्य एशिया, पूर्वी एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया, पश्चिम एशिया। तो जो छठा आपका प्रश्न है उसमें जो ए आपका जो प्रश्न है दक्षिण मध्य एशिया, ये सबसे घनत्व वाला क्षेत्र है। और 7वें प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित जो महाद्वीप में कौन सा टिन का अग्रणी उत्पादक है। अब देखिए टिन, तो महाद्वीप में एशिया महाद्वीप, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका, 4 महाद्वीप दिए गए हैं। इसमें टिन का जो है उत्पादन सबसे ज़्यादा कौन करता है, तो एशिया महाद्वीप, ये आपका सही उत्तर होगा। 8वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक सही जोड़े का चयन करना है। लौह अयस्क, जीवाश्म ईंधन, मशीन,
प्राकृतिक संसाधन है, पेट्रोलियम मानव निर्मित संसाधन है, सौर ऊर्जा नवीकरणीय संसाधन है। देखिए इसमें सही लौह अयस्क जीवाश्म ईंधन है, ये बता रहे हैं, तो ये गलत है। मशीन प्राकृतिक संसाधन नहीं है, यह भौतिक संसाधन है, पूंजीगत संसाधन है, ये भी गलत हो गया। पेट्रोलियम मानव निर्मित है नहीं, ये जीवाश्म ईंधन है। सौर ऊर्जा जो है नवीकरणीय संसाधन है, तो आपका जो डी है यही सही उत्तर है। 9वें प्रश्न पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जैव संसाधन है। अब देखिए जैव संसाधन कौन सा, पौधे हैं, मृदा है, चट्टाने हैं, खनिज हैं। तो ए जो है पौधे जैव संसाधन, आपको पता है पौधे जीवित होते हैं, सांस लेते हैं, अपना भोजन तैयार करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, तो जैव संसाधन है। 9वां प्रश्न हो गया। अब आते हैं 10वें प्रश्न पर। कटीली झाड़ियां निम्नलिखित में से किस प्रकार की जलवायु में पाए जाते हैं। शुष्क जलवायु में, शीत जलवायु में, शीतोष्ण में, मानसूनी में। तो मानसूनी में भी नहीं पाए जाएंगे, शीतोष्ण में भी नहीं, शीत में भी। जो शुष्क जलवायु होती है जैसे कि रेगिस्तान देखेंगे वहाँ पे कटीली झाड़ियाँ पाई जाती हैं। आप अपना 7वीं 8वीं क्लास के विज्ञान में आप देखेंगे या भूगोल में भी, तो जो आप जलवायु को पढ़ेंगे वहाँ पे जो शुष्क जलवायु है यानी जो मरुस्थलीय क्षेत्र है वहाँ पे कटीली झाड़ियाँ पाई जाती हैं। तो ये आपका सही उत्तर है। 11वें पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से बाल श्रम कराने का निषेध करता है। स्वतंत्रता का अधिकार ए, बी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार और शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो 11 जो प्रश्न है 11 नंबर है, इसमें शोषण के विरुद्ध अधिकार है। इसमें यह आता है कि 14 साल से कम उम्र के बच्चों से बाल श्रम कराने पर यह निषेध लगाता है, यानी ऐसा अगर कोई करता है तो उसके प्रति जो भी कानून है उसके अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी। 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ग के लिए संसद में कुछ सीटें आरक्षित हैं। अल्पसंख्यक वर्ग के लिए आरक्षित है, मजदूर वर्ग के लिए है, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए है, महिला वर्ग के लिए है। देखिए अल्पसंख्यकों के लिए नहीं आरक्षित है, मजदूर के लिए भी आरक्षित नहीं, अनुसूचित जाति यानी एससी और एसटी के लिए संसद में सीटें आरक्षित हैं लोकसभा में, तो यहाँ पे है। महिला वर्ग के लिए आरक्षित नहीं है, इस पर अभी चर्चा चल रही है, तो अभी ये भी नहीं है। तो आपका जो उत्तर है वो सी, 12वें का सी। 13वें प्रश्न पर आते हैं। 13वां प्रश्न आपका है, घेटोआइजेशन का अर्थ है। घेटोआइजेशन का अर्थ है, तो 13वें प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं कि है संस्कृति बदलने की प्रक्रिया, धर्म परिवर्तन की प्रक्रिया, जाति बदलने की प्रक्रिया, एक समुदाय के लोगों के एक स्थान पर बसने की प्रक्रिया। तो जो आपका जो प्रश्न है इसमें ये जो डी वाला है यही सही है, इसे घेटोआइजेशन कहा जाता है। अगला 14 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से एफआईआर का सही विकल्प का चयन कीजिए। तो आप जानते हैं थाने में आपको पता है जब दो लोगों के बीच झगड़ा होता है या कोई चोरी होती है, किसी भी तरीके का अपराध होता है, तो हम अपने निकटवर्ती पुलिस थाने में जाते हैं या ऑनलाइन भी जाके एफआईआर दर्ज कराते हैं। तो एफआईआर का क्या कहते हैं विकल्प, कौन सा विकल्प सही है, उसको एफआईआर को हिंदी में क्या कहा जाता है, उसका फुल फॉर्म या समझ लीजिए, मान लीजिए। तो प्राथमिक लागू रिपोर्ट ए, प्राथमिक सूचना रिपोर्ट, बाल घटना रिपोर्ट, पहली घटना रिपोर्ट, प्राथमिक विवेचना रिपोर्ट। 4 ऑप्शन है, इसमें से सही कौन है, इसमें से बी प्रथम सूचना रिपोर्ट, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट उसको बोलते हैं, एफआईआर को फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। अब प्रश्न 15 पर आते हैं, इसको थोड़ा ऊपर करते हैं। हाँ, आपके अभिभावक ने राशन कार्ड के लिए आवेदन किया था किंतु अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। निम्न में से कौन सा अधिकार आपको खाद्य आपूर्ति विभाग द्वारा उठाए गए कदम की जानकारी दे सकता है। तो शिक्षा का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार, समानता का अधिकार, सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार आपका जो 15वां क्वेश्चन है उसका डी वाला जो है यही सही है, क्योंकि सूचना से अधिकार से आप अपना एप्लीकेशन एक सूचना का अधिकार या आरटीआई लगाएंगे और आप जानना चाहेंगे कि आपका जो कार्यवाही की गई है कौन सी कार्यवाही की गई है या क्यों आपको जो है आवेदन है उसकी क्या स्टेटस है, अगर नहीं दिया गया है तो क्यों नहीं दिया गया है, ये सब प्रश्न आप पूछ सकते हैं। इसका जवाब आपको सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत उस विभाग को देना होगा। तो छात्रों ये छठी जो वर्कशीट थी आपकी क्लास 8वीं की, जो सीखने के प्रतिफल पर आधारित, जिसमें 10 वर्कशीट थी,
दी गई हैं। हर वर्कशीट में 15 प्रश्न दिए गए थे, तो वो 6 तक हमने कंप्लीट कर ली। इसको जल्दी ही हम 7वीं 8वीं 9वीं और 10वीं भी कंप्लीट कराएंगे। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि मुनरो व्यवस्था में राज रैयतवाड़ी बंदोबस्त किसके साथ हुआ। देखिए, जो रैयतवाड़ी आपको पता है, जमींदारी, रैयतवाड़ी, कई तरह की भूमि जो कर लेने की व्यवस्था थी अंग्रेजों के ज़माने। तो मुनरो व्यवस्था में रैयतवाड़ी, तो रैयत बोलते थे जो छोटे किसान हुआ करते थे। जमींदारी में जमींदारों से समझौता हुआ था, तो जमींदारी नहीं होगा, नवाबों से हुआ है नहीं, व्यापारियों से हुआ नहीं, तो आपका बी उत्तर एकदम करेक्ट है, बी ऑप्शन। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से मुख्यतः किस राज्य में भील जनजाति निवास करती है। तो भील जनजाति किस राज्य में रहती है। आप सिंपल सा है, हिमाचल में, झारखंड में, राजस्थान में, केरल में। तो भील जनजाति जो रहती है वो रहती है आपकी राजस्थान में। तीसरा, 1835 ईस्वी में शिक्षा अधिनियम द्वारा किस भाषा को उच्च शिक्षा का माध्यम बताया गया। तो आपको पता, अच्छा, 1835 में शिक्षा अधिनियम आया था, तो उसमें किस भाषा को, तो सिंपल से बात है, संस्कृत थी नहीं, जो अंग्रेजी भाषा पे ज़्यादा जोर दिया गया था। तो जो बी आपका उत्तर है, अंग्रेजी भाषा यानी इंग्लिश लैंग्वेज है, उसको माध्यम बनाने पर जोर दिया गया था, उसमें कहा गया था। चौथा प्रश्न, 1950 ईस्वी में आर्थिक विकास की नीतियां बनाने और लागू करने के लिए किस आयोग का गठन किया गया था। तो आपको पता है 1950 में जो आर्थिक नीतियां बनाने के लिए एक आयोग बना था, और उस आयोग का नाम था योजना आयोग। अब उसी की जगह पे 2015 से नीति आयोग बन गया है। तो चुनाव आयोग नहीं है, ये संवैधानिक संस्था है, संविधान में है। अल्पसंख्यक आयोग नहीं है, शिक्षा आयोग नहीं है, तो योजना आयोग आपका उत्तर सही है। अब योजना जो आयोग हटा दिया गया है, इसकी जगह है नीति आयोग हो गया है। तो ये भी ध्यान रखिए, अभी योजना आयोग को प्रतिस्थापित करके 2015 से नीति आयोग चल रहा है। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने 1857 ईस्वी के विद्रोह में भाग लिया था। आपने मुगल शासकों के बारे में पढ़ा होगा। तो शाहजहां ने किया था नहीं, बहादुर शाह जफर ने किया था, औरंगजेब नहीं था, बाबर भी नहीं था, क्योंकि बाबर तो 1526 ईस्वी में आया था, औरंगजेब 707 में मर गया था, शाहजहां उससे पहले था, तो बहादुर शाह जफर। तो 5 प्रश्न हो गए। छठे प्रश्न पर चलते हैं। निम्न में से कौन सा कुटीर उद्योग का एक सबसे उचित उदाहरण है। तो कुटीर उद्योग मतलब जो छोटे होते हैं, अब जैसे मिट्टी के बर्तन बनाना, बिजली के सामान, खाद्य प्रसंस्करण, रेशम बुनाई। तो कुटीर उद्योग मतलब जो छोटे स्तर पे हो, जिसमें 1 या 2 लोगों की जरूरत पड़ती हो। तो जो ए आपका है, मिट्टी का कुटीर उद्योग में आता है, मिट्टी के बर्तन बनाना। तीसरा, निम्नलिखित में से कौन सी रोपण कृषि की एक विशेषताएं हैं। अब देखिए, रोपण कृषि क्या होती है, आप अपनी सामाजिक विज्ञान की जब किताबें पढ़ेंगे, उसमें कृषि के प्रकार, रोपण कृषि, गहन कृषि, ये सब आपको पढ़ाया गया है। यहाँ पर प्रश्न है, ए आपका विकल्प है, बृहद पैमाने पर श्रम और पूंजी की आवश्यकता, पारिवारिक श्रम का उपयोग, छोटे भूखंड पर अधिक श्रम में से खेती, वर्ष में एक से अधिक फसल उगाना। तो जो रोपण कृषि होती है उसमें एक, क्योंकि वो बृहद पैमाने पर होती है और श्रम और पूंजी की आवश्यकता होती है। गहन किसी छोटे भूखंड पर श्रम किया जाता है, उसमें पारिवारिक श्रम का भी उपयोग होता है, लेकिन रोपण कृषि में ऐसा नहीं होता। तो ये आपका ऑप्शन जो है सही है। आठवां प्रश्न देख लेते हैं, प्राकृतिक संसाधन के वितरण को प्रभावित करने वाले सर्वोत्तम विकल्प का चयन कीजिए। तो प्राकृतिक जो संसाधन को प्रभावित क्या क्या करते हैं। ए भूभाग है, बी पर्वत है, सी मैदान है, डी तटीय मैदान है। तो जो आठवां प्रश्न है उसका उत्तर क्या होगा, आपको ये देना है। इसमें जो भूभाग है यह प्राकृतिक संसाधन के वितरण को प्रभावित करते हैं, ये आपका सही उत्तर होगा। 9वें प्रश्न पर आते हैं, वन संरक्षण के लिए जन जागरण किया जा सकता है, कैसे। वनों को काटने से रोकना, विद्यालय में वृक्षारोपण, छात्रों द्वारा रैली निकालना, विद्यालय में लगे हुए वृक्षों की सुरक्षा। तो वन संरक्षण के लिए जन जागरण किया जा सकता है, तो कैसे किया जा सकता है, 4 आपके सामने ऑप्शन है। तो जन जागरण करने का सबसे अच्छा तरीका होता है, आप नहीं देखते हैं, रैली निकाली जाती है। आपको वाटर कंजर्वेशन पे आप लोग रैली निकालते हैं, या सरकार कोई योजना होती तो उसकी रैली निकालती है, लोग पोस्टर लगाते हैं, पोस्टर चिपकाते हैं। तो छात्रों द्वारा रैली निकालना, सी बहुत उपयुक्त उत्तर है।
10वें प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित देशों में से कौन सा गेहूं उत्पादन में अग्रणी है? तो गेहूं उत्पादन में संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, ऑस्ट्रेलिया, भारत। तो आप देखेंगे कि गेहूं उत्पादन में सबसे आगे अग्रणी राज्य है संयुक्त राज्य अमेरिका। 10वां का ए आपका सही उत्तर। 11वें पे आते हैं। निम्नलिखित राजनीतिक दलों में से कौन सा राष्ट्रीय दल है? तो राष्ट्रीय दल की क्या क्या विशेषताएं होती है? सामाजिक और राजनीतिक जीवन में आपने पढ़ा है, आपको पढ़ाया गया होगा। तो आप देखिए, आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, डीएमके, शिरोमणि अकाली दल। तो जो भारतीय जनता पार्टी है वो एक राष्ट्रीय पार्टी है, सी आपका सही उत्तर है। 12वें प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन जनता के द्वारा सीधे चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा गठित होता है? तो राज्यसभा, लोकसभा, विधान परिषद और निर्वाचन आयोग। लोकसभा जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा गठित होता है सीधे तौर पर, तो लोकसभा इसमें सही है। 13वां, आदिवासी समुदाय के बच्चे मुख्यतः किसके कारण कुपोषण से ग्रसित रहते हैं? ए गरीबी, बी निरक्षरता, सी बेरोजगारी, डी प्रदूषण। तो 13वें का जो आपका उत्तर है वो ए यानी गरीबी के कारण ही कुपोषण होता है। 14 और 15 प्रश्न कर लेते हैं। यदि कोई व्यक्ति दूसरे राज्य के लोगों को अपने राज्य में काम करने से रोकता है तो लोगों के किस अधिकार का हनन कर रहा है? देखिए, संविधान में जो मौलिक अधिकार है, व्यक्ति को कहीं भी किसी स्थान पर व्यवसाय करने का, नौकरी करने का अधिकार है। तो अब देखिए, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो जो प्रश्न नंबर आपका 14 है उसमें उसकी जो स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता का अधिकार, यानी कहीं भी जाकर के व्यवसाय करने का, नौकरी करने का उसको जो अधिकार है उसका वो हनन कर रहा है। तो बी आपका विकल्प जो है वो सही है। 15वें प्रश्न पर आते हैं। जरूरी चीजों की कीमतों को नियंत्रित रखने वाले कानून निम्न में से मुख्यतः किसके हाथ में है? तो जो कीमतें नियंत्रण करने का कानून किसके हाथ में है? सरकार के हाथ में है। भाई, कीमतें महंगी हो जाती, सरकार कानून बनाती है, सरकार ही सब कुछ करती है। अमीर आदमी तो करेगा नहीं, क्योंकि यही सब तो दुकानदार, यही दोनों तो मिल के करते हैं। गरीब आदमी तो पिसता है। सो प्यारे बच्चों, 7 वर्कशीट हम कर चुके हैं। 8वीं वर्कशीट पर आते हैं। 8वीं वर्कशीट, इसमें भी आपके सामने 15 प्रश्न है और आपकी 8वीं क्लास की एसएसटी से संबंधित है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि खिलाफत आंदोलन निम्नलिखित आंदोलन में से किससे संबंधित था? तो आपको पता है खिलाफत आंदोलन 1919 और 20 के आसपास चला, और गदर आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में चला, भारत छोड़ो 42 में चला। आपका डी आंसर जो असहयोग आंदोलन 1920 में चला था, इससे संबंधित था। तो आपके पहला जो प्रश्न है उसमें विकल्प डी सत्य है। दूसरे प्रश्न पर आते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी को महारानी एलिजाबेथ प्रथम से चार्टर के द्वारा कौन सा अधिकार प्राप्त हुआ? अब देखिए, 4 विकल्प आपके सामने दिए गए हैं। कौन सा अधिकार प्राप्त हुआ था उनको? पूर्व के देशों से व्यापार करने का अधिकार नंबर 1 दे रहा है, उत्तर के देशों से, पश्चिम के देशों से, दक्षिण के देशों से व्यापार करने का अधिकार। तो महारानी एलिजाबेथ से पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को प्राप्त हुआ था। तो आपका दूसरे प्रश्न का विकल्प ए सत्य है। अगले प्रश्न पर आते हैं। झूम खेती निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो झूम खेती कर्तन एवं दहन कृषि है, स्थानीय खेती है, तकनीकी खेती है, व्यापारिक खेती है। तो ये सही होगा। झूम कृषि में वही होता है, कर्तन और दहन, यानी कि जंगलों को या झाड़ को साफ करके वहाँ पे काट दिया, उनको जला दिया और फिर वहाँ पे कृषि की, और जब वहाँ की भूमि अनुपजाऊ हो जाती है तो फिर दूसरी जगह चले जाती है। इसे झूम कृषि बोलते हैं। प्रश्न 14 है, 14 करें, चौथा है। 19वीं सदी के अंत में बुनकरों के नए महत्वपूर्ण केंद्र कौन से थे? आपके सामने विकल्प है बंगाल एवं ढाका, सोलापुर और मद्रास, सूरत एवं सांगानेर, लाहौर और सरहिंद। तो आपका जो उत्तर है वह है सोलापुर और मद्रास 19वीं सदी में बुनकरों के महत्वपूर्ण केंद्र थे। तो जो चौथा प्रश्न है उसका विकल्प बी सत्य है, इसे आप सही मानेंगे। 5वें प्रश्न पर आते हैं। संविधान लागू होने पर पहली बार वोट देने का अधिकार कहा जाता है? स्वतंत्रता का अधिकार, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, संपत्ति का अधिकार, शिक्षा का अधिकार। तो आपका विकल्प सी होगा, इसे बोलते हैं सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। तो जो आपका 5वां प्रश्न है उसका विकल्प सी सत्य है। 6वें प्रश्न पर आते हैं। जनसंख्या के असमान वितरण का एक सामाजिक कारक है। तो जनसंख्या के असमान वितरण का सामाजिक कारण क्या है? देखिए, स्थलाकृति,
मृदा, जल या शिक्षा। तो जनसंख्या के असमान वितरण का एक सामाजिक जो कारण है वह है शिक्षा। डी आपका उत्तर सही। अब 7वें प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की प्रमुख खाद्य फसल है? विश्व की प्रमुख खाद्य फसल गेहूं है, बाजरा है, मक्का, चावल। 4 विकल्प हैं। तो 7वें का जो आपका प्रश्न है वो जो प्रमुख फसल है वह है चावल। डी उत्तर आपका सही है। 8वें प्रश्न पर आते हैं। कपास की उपज के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मृदा सर्वोत्तम है? तो कपास की उपज के लिए देखिए काली मृदा, लेटराइट, पर्वतीय, मरुस्थलीय। आपका जो 8वां प्रश्न है उसका विकल्प ए सत्य है, यानी काली मृदा जो है सबसे उपयुक्त है। तो विकल्प ए को आप सही मानेंगे। अब चलते हैं प्रश्न 9 पर। भारत में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है? ए मिल्पा मिन्पा, झूमिंग, रोका, लदान। तो जो आपका 9वां प्रश्न है उसका विकल्प बी भारत में झूमिंग। अभी ऊपर आपने झूम कृषि पढ़ा था, उसी को ही झूमिंग भी बोलते हैं। तो कर्तन स्थानांतरित कृषि भी उसका दूसरा नाम है। 10वां प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित में से जनसंख्या विस्फोट का कौन सा एक प्रमुख कारक है? प्रमुख कारक क्या है? जन्म दर में वृद्धि, मृत्यु दर में भारी कमी, शिक्षा के क्षेत्र में विस्तार और सार्वजनिक सुविधाओं का विस्तार। तो आपका जो 10वां प्रश्न है उसका विकल्प, तो जो प्रमुख कारण है मृत्यु दर में भारी कमी, क्योंकि जनसंख्या का विस्फोट इसलिए हुआ कि जन्म दर पहले ज़्यादा होती थी, मृत्यु दर भी, लेकिन मृत्यु दर में एकाएक कमी हो गई क्योंकि लोगों को सुविधाएं मिलने लगी। कई सारी ऐसी योजनाएं चली, ऐसे जैसे जन्म के समय जो मृत्यु दर होती थी, इन सबको एक कमी, स्वास्थ्य सुविधाएं जब मिली तो इससे कमी हुई, इस कारण से जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ गई। प्रश्न 11 क्या है? जन सुविधाओं का संबंध लोगों की किन आवश्यकताओं से होता है? तो मूलभूत आवश्यकताएं, रोजगार, अच्छा मकान, खेलकूद। जो आपका 11 प्रश्न है उसका विकल्प ए सही है। जन सुविधा का संबंध मूलभूत आवश्यकता से होता है, तो आपका विकल्प ए सही होगा। 12 प्रश्न पे आते हैं। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 क्यों अस्तित्व में आया? तो इस अधिनियम को क्यों अस्तित्व में लाया गया, क्यों बनाया गया? शिक्षा से वंचित वर्गों के उत्थान हेतु, दलित एवं आदिवासियों के शोषण की रोकथाम हेतु, पिछड़े वर्गों के उत्थान हेतु, अल्पसंख्यकों के उत्थान हेतु। तो आपका जो 12वां प्रश्न है उसका विकल्प बी सत्य है, यानी जो अनुसूचित जाति एवं जनजाति विधेयक आया वह दलित और आदिवासियों के शोषण, इनका शोषण होता था, समाज के जो उच्च वर्ण होता था या धनी लोग होते थे इनका शोषण करते थे, तो उसकी रोकथाम के लिए लाया गया। प्रश्न 13 पर आते हैं। न्यायपालिका की भूमिका कौन सी नहीं है? विवादों को निपटाना, मतदाताओं की सूची बनाना, न्यायिक समीक्षा, कानून की रक्षा करना। तो ये तीनों सही है। जो बी है मतदाताओं की सूची बनाना, ये न्यायपालिका का काम नहीं है, ये चुनाव आयोग का काम है, तो बी विकल्प सत्य होगा। प्रश्न नंबर 14 पर आते हैं। भारत में कानून बनाने वाली सर्वोच्च संस्था निम्नलिखित में से कौन है? उपराष्ट्रपति का कार्यालय नहीं है, संसद बिल्कुल सही है, बी उत्तर आपका सही होगा, बाकी जो है गलत है, तो बी विकल्प आपका सही है। 15 तेज रफ्तार गाड़ियों के कारण होने वाली दुर्घटनाओं को कैसे रोका जा सकता है? सुरक्षा कानूनों का पालन सुनिश्चित करके, पेट्रोल कीमत बढ़ा करके, बिजली वाहनों की संख्या बढ़ा करके, दमनकारी नीति अपना करके। तो देखिए जो आपका 15वां प्रश्न है उसका जो विकल्प सबसे उपयुक्त है, सबसे सही है ए, यानी कानूनों का जो है पालन सुनिश्चित कराया जाए। इससे क्या होगा, जो घटनाएं होती हैं, दुर्घटनाएं होती हैं, ये कम होंगी। देखिए आपकी जो वर्कशीट नंबर 8 थी सीखने के प्रतिफल पर आधारित, वहीं समाप्त होती है। और अब हम वर्कशीट नंबर 9 पर आते हैं। इसमें भी आपके सामने 15 प्रश्न है, आपकी 8वीं क्लास की SST यानी सामाजिक विज्ञान की किताब से बनाए गए हैं। बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न आ रहे हैं, तो आप सभी बच्चे इसे ज़रूर करिए। आपका जो नेशनल अचीवमेंट सर्वे होने वाला है उसमें भी बहुत सारे प्रश्न यहाँ से मिल सकते हैं, काम आएंगे। तो शुरू करते हैं। प्रश्न 1 है, इनमें से किसको, एक मिनट, इनमें से किसको 1857 ईस्वी में बैरकपुर में अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में फांसी पर लटका दिया गया था? रानी लक्ष्मीबाई नहीं, मंगल पांडे सही उत्तर है, कुंवर सिंह, नाना साहब गलत उत्तर। तो बी विकल्प आपका एकदम सही है। तो जो नवी वर्कशीट है उसका पहला जो प्रश्न है उसका बी विकल्प सही है। दूसरे पे आते हैं। अंग्रेजों ने चाय के बागानों में काम करने के लिए आदिवासियों को किस राज्य में भेजा? राजस्थान में नहीं, असम। असम में सबसे ज़्यादा चाय पता है उगाई जाती है, तो बी आपका विकल्प सही है, इसे ही आप सही मानेंगे। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के खिलाफ कंपनी की सेना का नेतृत्व किया? लॉर्ड हेस्टिंग नहीं, लॉर्ड क्लाइव यस, बी उत्तर सही है। लॉर्ड डलहौजी नहीं, लॉर्ड कैनिंग नहीं।
तो आपका तीसरे प्रश्न का भी जो बी विकल्प है वही सत्य है। अब चौथे प्रश्न पर आते हैं, जलियांवाला बाग घटना किस आंदोलन का एक कारण बनी? तो जलियांवाला बाग घटना किस आंदोलन का एक कारण बनी? चौथा प्रश्न है, तो भारत छोड़ो आंदोलन? नहीं। सविनय अवज्ञा? नहीं। असहयोग आंदोलन? बिल्कुल सही कहते हैं, 1920 में जो हुआ था इसी का एक कारण बनी। गदर आंदोलन? नहीं। तो आपके 4 प्रश्न हो गए, चौथे प्रश्न का विकल्प सी सही है। पांचवें प्रश्न पर आते हैं, महात्मा गांधी ने चंपारण आंदोलन किस वर्ग के खिलाफ शुरू किया था? मिल मालिकों के? नहीं। ना नील बागान मालिकों के? तो आपका जो पांचवा प्रश्न है, तो पांचवें प्रश्न का जो उत्तर बी एकदम सत्य है, विकल्प बी एकदम सही है। गांव के साहूकार इन सब के नहीं, क्योंकि वहाँ पे नील के जो बागान मालिक होते थे नील के किसानों पे ज़्यादा अत्याचार करते थे, उन पर ज़बरदस्ती अपने कानून थोपते थे, तिनकठिया प्रथा थी। ये सब आपकी किताब में लिखा गया है, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। छठा प्रश्न है, मुंबई के घने बसे होने का सर्वप्रमुख कारण कौन सा है? आवागमन की सुविधाएं हैं, रोजगार के अवसर हैं, तटीय मैदान है और विषम जलवायु। ये प्रश्न संख्या 6 का उत्तर जो आपका होगा वहाँ पर रोजगार के अवसर बहुत ज़्यादा है, तो विकल्प सी एकदम सत्य है। अब आते हैं हम सातवें प्रश्न पर, नीचे दिए गए विकल्पों में से किसी एक की मदद से रिक्त स्थान की पूर्ति आपको करना है। तो यानी भारी मशीन का उत्पाद बृहद पैमाने का उद्योग है, जाहिर सी बात है जहाँ भारी मशीनें होंगी वहाँ बहुत ज़्यादा बृहद पैमाने का उद्योग होगा, तो विकल्प ए सही है, लघु कुटीर मध्यम गलत है। तो सातवें का भी विकल्प ए आपका सत्य है। प्रश्न नंबर 8 पर आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है? तो देखिए गैर परंपरागत, परंपरागत नहीं, गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत प्राकृतिक गैस है, सौर ऊर्जा, कोयला और पेट्रोलियम, तो उसमें सौर ऊर्जा। जो 8वां प्रश्न है उसका आपका विकल्प बी सत्य होगा। ये सब तो परंपरागत हैं, तो ये सब नहीं होंगे, बी उत्तर आपका सत्य होगा। 9वें प्रश्न पर आते हैं, चावल की कृषि के लिए उपयुक्त भौगोलिक दशाओं में से संबंधित सही विकल्प का चयन कीजिए। देखिए चावल की कृषि के लिए क्या क्या उपयुक्त है, तो आपको सही विकल्प का चयन करना है। निम्न तापमान अधिक आर्द्रता, उच्च तापमान अधिक आर्द्रता, उच्च तापमान निम्न आर्द्रता, निम्न तापमान और निम्न आर्द्रता। आपकी किताब में कृषि के बारे में दिया गया है, जहाँ चावल गेहूँ ऐसी फसलों पे कैसे उपाई जाती हैं, उनके लिए क्या भौगोलिक दशाएं उपयुक्त होती हैं, ये दिया गया है, तो ये आपको बताना है। इसमें जो आपका विकल्प है ये है ए विकल्प सही है, यानी निम्न तापमान और अधिक आर्द्रता होना जरूरी है चावल के लिए, तो इसे आप सही मानेंगे। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव जंतुओं के विलुप्त होने का प्रमुख कारण है? औद्योगिकरण, आवासीकरण, नगरीकरण, जानवरों का शिकार करना। तो 10वें प्रश्न का जो डी विकल्प है, यानी जानवरों का शिकार करना उनके विलुप्त होने का सबसे प्रमुख कारण रहा है, ये डी विकल्प सही है। 11वें प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित वर्गों में से किस का संबंध आदिवासी से है? अन्य पिछड़ा वर्ग का, अनुसूचित जनजाति का, अनुसूचित जाति का, सामान्य वर्ग का। तो जो आपका 11वां प्रश्न है उसका विकल्प सी, यानी जो जनजाति होती हैं उन्हीं को आदिवासी बोलते हैं, तो इनका संबंध जो है आदिवासी से है, तो आप 11वें प्रश्न का विकल्प सी सही मानेंगे। प्रश्न 12 पर आते हैं कि भोपाल गैस त्रासदी में कारखानों में कौन सी गैस रिसा हुआ था? देखिए मिथाइल आइसोसाइनेट का, यूनियन कार्बाइड का, कार्बन मोनोऑक्साइड का, कार्बोनाइल कार्बन का। 4 आपको दिए गए हैं विकल्प, इनमें से कौन सा सत्य है? तो सत्य जो है पहला है, यानी मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसा हुआ था, इसे आप सही करेंगे। 13वां प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत के किसी भी नागरिक के साथ धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा? तो आपका 13वां प्रश्न है, इसका 17 नहीं 15 ये आपका सही विकल्प है, 21 नहीं 24 नहीं। तो अनुच्छेद 15 में ये बताया गया है कि किसी भी नागरिक के साथ धर्म, नस्ल, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अब 14वें प्रश्न पर आते हैं, तो 14वें प्रश्न में है कि 1870 ईस्वी में राजद्रोह एक्ट का दुरुपयोग अंग्रेज सरकार किस प्रकार करती थी? तो विकल्प है, कारण बताकर गिरफ्तार करना, बिना मुकदमा चलाए लोगों को जेल में डालना, राष्ट्रवादी नेताओं को इससे बाहर रखना, दमनकारी नीति अपनाकर। तो जो 14वां प्रश्न है उसका विकल्प जो है बी सत्य है, यानी राजद्रोह कानून था, एक्ट था, उसमें क्या करती थी, बिना मुकदमा चलाए ही लोगों को क्या करती थी, जेल में डाल देती थी।
यानी लोगों को बताया नहीं जाता था उनकी क्या गलती है, उनके ऊपर क्या मुकदमा चलेगा, बस पकड़ लिया पुलिस ने और उनको जेल में ठूस दिया। 15वां प्रश्न है, आपको क्या करना है, ए और बी का सही विकल्प का चयन करना है। देखिए, वार्ड, विधानसभा क्षेत्र, लोकसभा, ब्लॉक। देखिए, लोकसभा क्षेत्र का सांसद होता है, विधानसभा क्षेत्र का विधायक होता है, ब्लॉक का बीडीसी होता है, वार्ड का पार्षद होता है। अब मिलाइए, देखिए, एक का बी, दो का ए हो गया, तीन का डी हो गया, चार का सी हो गया। यानी आपका जो 15वां प्रश्न है उसका विकल्प ए एकदम सत्य है। ये आप जानते होंगे, आपके जीके से संबंधित है, जहाँ पे हमें हमारे जो चुनाव होते हैं, चुनाव प्रक्रिया में हम वोट डाल के क्षेत्र होता है, उस क्षेत्र विशेष के लिए जो चाहे विधानसभा क्षेत्र हो चाहे लोकसभा क्षेत्र हो, तो उसका जो प्रतिनिधि होता है उसके नाम जैसे सांसद विधायक होता है, ये हम चुनते हैं। तो ये आपकी वर्कशीट यहीं पर 9वीं वर्कशीट समाप्त होती है। और अब हम 10वीं वर्कशीट पर आते हैं। बहुत अच्छी वर्कशीट्स ये बनी है, इन्हें पूरा वर्कशीट को अगर आप कर लेंगे तो जाहिर तौर पर आपके सामान्य अध्ययन बहुत तेज़ हो जाएगा, जीके, और अगर आप तैयारी कर रहे हैं सीटेट, यूपी टेट या पुलिस की, इन सबके लिए लाभदायी होगा। तो अगर आपने इसे देख लिया तो इसे अपने अन्य दोस्तों के पास भी शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि औपनिवेशिक काल में वन कानूनों का सबसे ज़्यादा प्रभाव किस पर पड़ा था। तो वन कानूनों का सबसे ज़्यादा प्रभाव मजदूरों पर, व्यापारियों पर, आदिवासियों पर, जमींदारों पर। जमींदार होगा, जमादार नहीं, जमींदारों पर। तो यहाँ पे सी विकल्प आदिवासी, क्योंकि वनों में आदिवासी रहते थे। औपनिवेशिक काल में वनों का बहुत ज़्यादा दोहन हुआ, कटाई हुई, तो उससे क्या हुआ, आदिवासियों पर प्रभाव पड़ा। तो सी विकल्प सत्य है। दूसरा प्रश्न है, विलियम जोन्स ने भारत में कौन सी संस्था की स्थापना की थी। एशियाटिक रिसर्च सेंटर, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, भारतीय अनुसंधान केंद्र, भारतीय पुरातत्व विभाग। तो जो दूसरा प्रश्न है उसका बी विकल्प सत्य है। विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। तीसरा प्रश्न है, अवध में निम्नलिखित में से किसने 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किया। तो अवध में किसने किया था। अवध पता है, अवध लखनऊ का जो क्षेत्र है वहाँ पर था। वहाँ पे बेगम हजरत महल जो थी, उन्होंने अवध में विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो आपका विकल्प सी सत्य होगा। बहादुर शाह जफर ने दिल्ली में, नवाब वाजिद अली शाह ये जो है लखनऊ के अवध के नवाब थे, इन्हीं को अपदस्थ करके अंग्रेजों ने इनका राज्य को मिला लिया था। इन्हीं की बेगम थी बेगम हजरत महल। तो ये भी नहीं होंगे, इनको कलकत्ता भेज दिया था। और पेशवा बाजीराव द्वितीय ये नहीं, ये मराठों से संबंधित थे। तो बी सी विकल्प आपका सत्य होगा। चौथा प्रश्न है, नमक कानून के विरोध में गांधी जी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया था। खिलाफत नहीं, असहयोग नहीं, भारत छोड़ो नहीं। डी विकल्प आपका सही होगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो चौथे प्रश्न का विकल्प डी सत्य है। पांचवें प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान सभा के अध्यक्ष थे। तो संविधान सभा के अध्यक्ष सरदार पटेल थे नहीं, जवाहरलाल नेहरू नहीं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। तो पांचवा जो प्रश्न है उसका विकल्प सी सत्य है। छठे प्रश्न पर आते हैं, मरुस्थलीय क्षेत्र में जनसंख्या विरल क्यों है। सबसे उचित विकल्प का चयन कीजिए। क्योंकि वनस्पति की कमी है, लवणीय जल की अधिकता है, रोजगार के अवसर की उपलब्धता है, समतल मैदान की उपलब्धता है। तो आपका छठा प्रश्न है उसका जो सबसे उपयुक्त विकल्प है वो होगा बी, यानी वहाँ लवणीय जल की अधिकता है। तो उससे क्या होगा, देखिए, जनसंख्या को रहने का सबसे बेसिक चीज़ क्या होता है, स्थान, मतलब आपके लिए स्थल हो और जल हो। बिना जल के ना तो आदमी रह पाएगा, ना तो वहाँ पे वनस्पतियाँ रह पाएगी। समुद्र जो लवणीय जल होता है उसमें वनस्पतियाँ भी नहीं उगती हैं। तो उससे क्या होता है, मरुस्थल है, जो वहाँ वनस्पतियों का उपयोग नहीं होगा, फिर वहाँ पे लोग पीने के लिए जल उपयोग नहीं हो पाएगा। इस कारण से जनसंख्या वहाँ निवास कम करेगी। सातवें प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। देखो, परंपरागत ऊर्जा का स्रोत जल विद्युत नहीं, सौर नहीं, परमाणु, कोयला। तो आपका सातवें प्रश्न का डी विकल्प सत्य है। कोयला परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है, यानी हजारों लाखों सालों से हम इसे, हमारी इंसान इसे प्रयोग कर रहा है। आठवां, निम्नलिखित में से कौन सा एक रोपण कृषि का उदाहरण है। रोपण कृषि आपको पता है, रोपण कृषि क्या होती है। तो इसमें कि कौन इसका उदाहरण है, यानी इसकी रोपाई होती है, गेहूं की, जूट की, मक्का की नहीं होती, चाय रोपण कृषि है। तो आपका आठवें का विकल्प ए एकदम सत्य है। नवे प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित में से वाणिज्यिक कृषि की एक विशेषता है। तो वाणिज्यिक कृषि की विशेषता क्या है। इसमें निम्न प्रौद्योगिकी का उपयोग होता है, छोटे छोटे भूखंडों पर की जाती है, फसलों का उत्पादन बाजार के लिए किया जाता है और साधारण औजार का उपयोग होता है। तो देखिए, जो वाणिज्यिक कृषि होती है उसमें उसका मेन उद्देश्य यही होता है कि जो उत्पाद होगा उसको बाजार में बेचना है। तो यानी सी विकल्प आपका एकदम सत्य है।
तो 9वां प्रश्न है उसका विकल्प सी सत्य है। 10वें प्रश्न पर आते हैं कि निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सा खनिज आधारित है? लोहा इस्पात, औषध रसायन, मत्स्य तेल, सूती वस्त्र उद्योग। तो 10वें का ए एकदम विकल्प सत्य है। यानी जो लोहा है इसमें खनिज का लगता है, आपको पता है लोहे के खनिज लगेंगे और इसके बाद इसमें अन्य जो फैक्ट्री में जहाँ पे जो लोहे के इस्पात संयंत्र होते हैं वहाँ पर जाते हैं तो वहाँ पे भी विभिन्न प्रकार के खनिजों का प्रयोग करके लोहे को इस्पात में बनाया जाता है। तो लोहा इस्पात उद्योग है, इसमें खनिज आधारित है। 11वां है लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 साल का होता है। विकल्प डी आपका सत्य है। तो 11वें प्रश्न का विकल्प डी सत्य है। 12वें प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित घरेलू हिंसा कानून के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे शामिल नहीं किया जा सकता है? शारीरिक शोषण, आर्थिक शोषण, मानसिक शोषण। रोजगार को शामिल नहीं किया जा सकता है, तो यानी यही आपका विकल्प सत्य होगा। 12वें प्रश्न का डी विकल्प सत्य है। प्रश्न संख्या 13 पर आते हैं। लोकसभा के सांसद किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? राष्ट्रपति व उप राष्ट्रपति का, अपने संसदीय क्षेत्र का। बी विकल्प एकदम सही है। जो भी लोकसभा के सांसद होते हैं वो अपने संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, विधान परिषद का नहीं करते हैं, विधायक का। जो विधायक होगा वो अपने विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है, तो बी विकल्प सही होगा। 14 ऐसा व्यक्ति जो बाजार में चीजें बेचने के लिए उत्पादन करता है उसे क्या कहते हैं? अब देखिए ये आपके सामने 4 विकल्प दिए गए। उपभोक्ता, उत्पादक, निवेशक और व्यापारी। व्यापारी बेचता है, ये उत्पादन नहीं करता। तो जो उत्पादन करता है उसको उत्पादक बोलते हैं, तो विकल्प बी सत्य है। 15 एफआईआर किस विभाग में दर्ज की जाती है? आपको पता है एफआईआर पुलिस विभाग में दर्ज की जाती है। कहीं झगड़ा होता है, आपके साथ चोरी हो या आपके साथ कोई अपराध हुआ है, कोई दुर्घटना घटी है, तो क्या करेंगे आप? फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट जारी करेंगे, ये पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई जाती है। तो 15वें का विकल्प ए सत्य है। तो छात्रों 8वीं क्लास की 10वीं वर्कशीट कंप्लीट होती है, इसको पूरा देख जाइए, 2-3 बार देखिए और आपके आसपास जितने भी लोग हैं, चाहे आपके मित्र हैं, दोस्त हैं, जो आपसे सीनियर हैं, जूनियर हैं, उनको शेयर करें ताकि वो भी इसे देख करके नॉलेज ले सकें और प्रश्नों को सॉल्व करने से उनके अंदर और भी प्रैक्टिस आएगी और भी पढ़ने का मन करेगा। तो आप भी ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहें और हमारे चैनल पर अगर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके सामने जो नई नई वीडियोज़ ला रहे हैं वो आपको मिलती रहे। थैंक यू।